जाता है सी वाटर। आपने सुना होगा समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता बिकॉज ऑफ मैनी हार्मफुल मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड इन सी वाटर। दैट्स व्हाई द बेसिसिटी ऑफ सी वाटर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, साइंस हो चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, वो तब तक अर्थहीन है जब तक उसको आप अपनी लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग ना करें, जो कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। देखिए बच्चों, हमारी लास्ट वीडियो में आपने जो सपोर्ट किया, कुछ चीज़ें सजेस्ट भी की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हाल फिलहाल में ही जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स की, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों ही की शेड्यूल्स, एग्जाम शेड्यूल्स आ चुके हैं और आपकी साइंस की जो कंफर्म डेट है वो भी आ चुकी है। आई थिंक आपका यूपी बोर्ड स्कूल से जो 10th क्लास की बात कर रहे हैं, यानी आज का जो वीडियो होगा हमारा वो स्पेशली 10th क्लास के लिए होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि अब स्कूल्स ऑफ हो चुके हैं, कि सर हमें कुछ चैप्टर्स में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए बेटा, एक बात समझिए, जब पूरे साल पढ़ाया जाता है उस समय कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हो, तो इसलिए अब लास्ट में आखिर में जो दिक्कतें आप फेस करते हो वो केवल और केवल आपकी कंसंट्रेशन के कारण होता है। कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट नहीं करते हो उस समय, तो अब एग्जाम टाइम पे आकर दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए चलो वो तो बाद की बात है, उसे छोड़ते हैं। अभी फिलहाल जब बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर हमें एक ऑनलाइन क्लास अरेंज कराइए एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर क्लास 10th के लिए, तो उसी के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। आज उसी टॉपिक को हम जितना जल्दी हो सके 30 से 35 मिनट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रहे बच्चों, देखिए जिस प्रकार से एक महीने का खाना एक दिन में नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार से काफी दिनों के सिलेबस को कुछ मिनटों में भी संपूर्ण रूप से समझना लगभग असंभव सा है। लेकिन हम शिक्षक हैं, हमारा कर्तव्य है कि बच्चे जब मुश्किल में हों तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल करके उनकी हेल्प की जा सके। तो अब हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको इसीलिए हमने ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कुछ पिछले वर्षों से आज का जो विद्यार्थी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा बेस्ड हो चुका है। क्लासेस ज्वाइन करना आज के समय में वेस्ट ऑफ टाइम समझा जाता है, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये सोचते हैं कि हाँ, हम घर में सभी के पास मोबाइल होता है तो उससे हम उसको सीख सकते हैं। देखिए बेटा, क्लास में समझाई हुई चीज़ें, इंटरेक्शन के द्वारा समझाई गई चीज़ें जो होती हैं उनकी एक अलग वैल्यू होती है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, है ना, लेकिन फिर भी एक संभव प्रयास करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि इन 35 मिनट्स में या 30 मिनट्स में कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको समझा दें, ताकि आपका एक रैपिड रिवीजन हो जाए संपूर्ण चैप्टर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे ये दावे नहीं करूंगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर की जाते हैं कि बेटा यहां से क्वेश्चन लिख लीजिए या कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में अनिवार्य रूप से आएंगे। ऐसा कोई भी दावा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। उसकी खास वजह है क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट भी कराते हैं, चेकिंग भी करते हैं, और इवैल्यूएशन ड्यूटी पे जाते समय हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कुछ चीजें जो बताई जाती है उसका कोई सीमित क्राइटेरिया नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि हाँ यही क्वेश्चन आप लर्न कर ले, रट ले इसको और ये एग्जाम में आनी है, तो ये मात्र एक बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसी मिथ्याओं में ना चले, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और फिर उसके बाद इस समय जो सबसे मोस्ट नेसेसरी थिंग्स है वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस। आप प्रीवियस रन लीजिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न आपको वहीं से पता चलेगा। सीधी लैंग्वेज में नहीं पूछता बेटा क्वेश्चन, वो पता है उसको कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा घुमा भी देता हूं, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा भी देता हूं, तो वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकता है और उसका सही आंसर भी कर सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना अनिवार्य है। तो ज्यादा समय ना गवाए, हम शुरू करते हैं।
ये वीडियो आज की, जो बेस्ड है किस पर, हमारा सेकंड चैप्टर पर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एक मत होकर एक काग्रता के साथ ये बात याद रखिए कि इसको एज अ फॉर्मेलिटी वीडियो की तरह से ना देखें, ये आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। आई थिंक यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनका एग्जाम्स होने वाला है आई थिंक 4 मार्च को, एंड जो सीबीएसई स्कूल्स के बच्चे हैं उनका एग्जाम्स 25 फेब को। ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं कि सीबीएसई का 4 मार्च को हो सकता है और यूपी बोर्ड का 25 मार्च को, आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, डेट यही है 4 मार्च एंड 25 फरवरी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बट एक चीज याद रहे, हाथ में अगर आपको इस क्लास को यूटिलाइज करना है, टॉपिक को सही से समझना है, इस चैप्टर को इन 30 या 35 मिनट्स में अच्छे से कंपाइल करना है, तो बेटा पेन पेपर और नोटबुक लेके जरूर बैठें। मेरी बताई चीजों को नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो, उस वीडियो को आप देखकर जैसे ही रखोगे, ये ह्यूमन नेचर है, 1 से 2 घंटे बाद ये सब मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें, आपका भी समय कीमती है और इस समय तो बहुत ज्यादा कीमती है। शुरू करें, चलिए देखते बेटा, हमारा जो चैप्टर है आज का, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने पहले कंटेंट से। एसिड, एसिड क्या होता है? जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एसिड्स सब्सटेंसेस, वे सब्सटेंसेस, मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझ के चलना है। सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज 1 और मोर H+ आयंस, इट मींस वे सब्सटेंस जिनको पानी में, वाटर में डिसॉल्व करने पर वो रिलीज करते हैं कौन से आयन? एक ही प्रकार के आयन, कौन से? H+ आयंस, रियल H+ आयंस। ठीक है, कैटायन भी कह सकते हैं, ये हमें पता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर सेड टू बी कैटायन। तो आगे चलते हैं कि जो पानी में घुलने पर, डिसॉल्व होने पर जो सब्सटेंसेस H+ आयंस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या होता है बेटा? जलीय विलयन में। ठीक है, एंड दीज आयंस एग्जिस्ट एज, अब ये आयन जो पानी में चले जाते हैं, एग्जिस्ट मतलब क्या है? हमें पता है पानी, वाटर जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी H+ आयन जब इस वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में ऐड होते हैं तो एक नया आयन बनकर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो याद रहेगा कि एसिड जब डिसॉल्व किए जाते हैं एक्वस मीडियम में, तो वहां पर जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं कौन से होते हैं? हाइड्रोनियम आयन होते हैं, बाय द रिलीजेस ऑफ H+ या H+ आयंस। ये आपकी एसिड की डेफिनेशन है। क्या? कि वे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एसिड्स कौन कौन से होते हैं? यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है H2CO3 एंड HNO3, HCl, H2SO4 एटसेट्रा, यानी और भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है बेटा? मेन एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या होते हैं बेटा? एसिड्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हमने क्या जाना कि जब इनको इसमें एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ये H+ आयंस रिलीज करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी एसिड्स को समझने के लिए। आगे चलते हैं, हमारा मेन पॉइंट आता है कि सर इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है कुछ। हाँ, कि हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि एसिड्स, ये सब्सटेंस एसिड है। क्या यही काम करके देखना पड़ेगा हमको कि हम हर एक चीज को क्या करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे और फिर वेट करेंगे H+ आयन रिलीज हो रहे हैं? नहीं, उसके कुछ और भी तर्क हैं, उसकी कुछ और भी डिटरमिनेशन स्किल है, जिसमें क्या किया जा सकता है? इन एसिड्स को इनके टेस्ट के आधार पर, इन एसिड्स को इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम अगर बात करें कि ये स्वाद में बेटा कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सिट्रिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता होगा नींबू, इमली और बहुत सारे खट्टे पदार्थ हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो सब खट्टे लगते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा? एसिड्स होता है। तो दैट्स व्हाई क्या समझ में आया कि सर एसिड जो स्वाद में होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी एसिड की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या जानी आपने कि सर जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो H+ आयंस रिलीज करते हैं, एक ही प्रकार के आयन करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी बेटा ये क्या होता है? इनको देखने के लिए
कुछ सूचकों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपना रंग या फिर गंध यानी अपना कलर और ऑर्डर चेंज करके इनका इंडिकेशन देते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है। उसी में दूसरा कंडीशन हमारा क्या आता है, बेसिस। तो बेटा बेसिस को भी अभी शुरू बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले एसिड्स को ही हम यहाँ पे क्लासिफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि पहली प्रॉपर्टी H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी दे आर सोर इन टेस्ट, तीसरी प्रॉपर्टी कि बेटा कुछ इंडिकेटर्स है उनके साथ में किस प्रकार का बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास इंडिकेटर होता है क्या, लिटमस। एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस, ठीक है, जो लिचेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। उस लिटमस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है बेटा, जब एसिड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है या एसिड उसमें ऐड किया जाता है तो जो लिटमस होता है वो अपना कलर परिवर्तित कर देता है, चेंज द कलर इनटू द रेड। जैसे ही रेड कलर में चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस हमने लिटमस में ऐड किया है वो सब्सटेंस एसिडिक है। आफ्टर दैट एक और एग्जांपल है बेटा किसका, इंडिकेटर का, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन है ना। कलरलेस फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, इंडिकेटर होता है, उसके साथ भी हम एसिड्स को ऐड करते हैं तो बेटा वो क्या करता है, कलर चेंज करता है। कैसा करता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर करता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस रह जाता है। ठीक है, याद रहेगी बात। एक और होता है, आपने सुना टर्मेरिक, हल्दी घर में घरेलू रूप से इस्तेमाल की जाती है। हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो भी क्या करता है, एसिड्स को डिटरमाइन कर सकता है बाय चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। हमने क्या कहा, क्या बताया, टर्मरिक। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ व्हाइट कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है, सब्जी लग जाती है, तो जब क्या किया जाता है बेटा, जब उसको वॉश किया जाता है, साबुन से धोया जाता है, तो आपने महसूस किया कभी कि उसका कलर कैसा हो जाता है, हल्दी का पीला कलर चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर में। क्यों, क्योंकि सर जो टर्मरिक है वो क्या करती है, बेसिक मीडियम में जाके कलर चेंज कर देती है, और कैसा कलर चेंज होता है, इनटू रेड। याद रहेगी। और यही इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर, जब एसिडिक मीडियम में जाता है, यानी इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कलर कौन सा चेंज कर देता है, येलो कलर कर देता है। एक और इंडिकेटर आता है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, वो भी इस प्रकार से कलर चेंज करके हमें बता देता है कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिड है या बेस है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्शन विद मेटल्स। यहाँ पे क्या आती है बेटा, अब हमें एसिड्स को ये देखना है कि जो एसिड्स होते हैं वो कुछ रिएक्शंस भी प्रोसीड करते हैं मेटल्स के साथ में। मेटल्स आपको पता होगा क्या होती है, कुछ एक्टिव मेटल्स आपने जानी भी होंगी, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, 10th क्लास में आती है, जिसमें हमारे पास एक ऑर्डर होता है, ठीक है, कैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, चलो यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं छोटा समझा दूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। और इसी सीरीज में कहीं पर जाकर क्या आता है बेटा, एक हाइड्रोजन आता है जो एक बाउंड्री लाइन होती है। ये क्या है बेटा, ये जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यहां पर जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो क्या है, ये पोटेशियम। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इस एक्टिविटी के आधार पर ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन शो करते हैं। वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। जो डाइल्यूट एसिड, बड़े कंडीशन यहाँ पे क्या रही है, एक वर्ड बोला हूं, डाइल्यूट एसिड, यानी एसिड्स को डाइल्यूट करना अति आवश्यक है। क्या करने के लिए, H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के लिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या, जो सब्सटेंस जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तभी वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन शो करते हैं। तो यही क्या प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की। तो हम इसीलिए हमने क्या कहा, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू रिलीज और इवोल्व हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करते हैं बेटा, वो जो एक्टिव मेटल्स के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कौन, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं बेटा, जो एसिड्स पानी के साथ बनाए जाते हैं। अब सर ये कैसे बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। यहीं पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आता है। क्या आपने जाना होगा या कभी सुना होगा, पढ़ा होगा क्लास में भी टीचर से बात करते हुए कि बेटा जो एसिड्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी होते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में भी होते हैं। डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या होता है कि जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है
याद रखना बेटा एक बात, यहाँ पे भी क्वेश्चन राइज होता है कि सर जब आप डाइल्यूशन ऑफ एसिड कह रहे हैं तो सर कैसे कह रहा था कि क्या पानी को एसिड में मिला दिया जाता है? नहीं, इस चीज को अगर आपके टीचर ने बताया होगा तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या, कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाया जाता। विगोरसली क्या करता है, रिएक्ट करता है पानी के साथ। अगर पानी की एसिड की मात्रा ज्यादा है, सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारा एसिड है, आप उसमें पानी मिलाते तो बहुत विगोरस रिएक्शन अकर होगी, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। बहुत ज्यादा कैसे हो सकती है, मतलब हो सकता है ब्लश करता है एकदम से ऐसे, है ना, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल। एसिड आपको पता ही हो बहुत डेंजरस होते हैं, तो इसलिए याद रखना कभी भी जब डाइल्यूशन ऑफ एसिड किया जाता है तो हमेशा एसिड्स को पानी में मिलाया जाता है, यानी पानी की ज्यादा क्वांटिटी लेकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड मिलाया जाता है और कंटिन्यूअसली उसको स्टिर करना रहता है। क्यों कंटिन्यूअसली स्टिर इसलिए करते हैं ताकि एसिड उसमें डिसोल्व होता रहे धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम एसिड्स को ऐसे डाल देंगे विदाउट स्टिरिंग इट तो बेटा क्या होगा, एसिड्स ऊपर की लेयर पर आ जाएगा, जो पानी ऊपर है उसी के साथ विगोरसली एक्टिव कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो दैट्स व्हाई याद रखना केमिस्ट्री में भी आपको, केमिस्ट्री लैब में भी क्या करते हैं जब हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है व्हेन वी ऐड acid into the water। याद रहेगी बात, तो that's why we use the word is dilute acid। तो dilute acid react with active metals to evolve hydrogen gas and form salt। याद रखना जब ऐसा होता है एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है और साथ में जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बन के आता है। एक्सेप्ट HNO3, ये पॉइंट है बेटा कि हमने एसिड्स की बात की, लगभग सभी एसिड जो होते हैं वो ज्यादा रूप से कम रूप से एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट HNO3। क्यों बेटा, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। इट रिएक्ट ओनली विद मैग्नीज और मैग्नीशियम। ऐसा क्यों होता है, ये एक्टिव मेटल जो है भाई नाइट्रिक एसिड है, ये भी तो इनके साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है। इसका आंसर समझिए, इसका आंसर क्या होता है बेटा, जब HNO3 रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो होती है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो एक कैसा होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये जो H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ये इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में एलिमिनेट हो जाती है और अपना रिडक्शन कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। याद रखना इस बात को, क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर पूछ लेता है कि विच ऑफ द एसिड डज नॉट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स एंड व्हाई, तो यहां से इसका आंसर आप दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसने क्या कहा कि एक्टिव मेटल के साथ हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने एक रिएक्शंस को यहाँ पे प्रोसीड किया है, यहाँ पर क्या है Fe इन सॉलिड स्टेट। एक बात और याद रखना बेटा, व्हेन यू राइट द केमिकल इक्वेशन ऑन बोर्ड एग्जाम्स, तो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू राइट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज ऑलवेज मेंशन इट्स स्टेट, फिजिकल स्टेट इनटू द ब्रैकेट। ये अच्छा इंप्लीमेंटेशन देता है, ये कह लीजिए कि अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर तक, ये बच्चे को पता है। हमने क्या कहा, Fe यानी आयरन मेटल व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड, और याद रहे किस फॉर्म में लिख रहा हूं, डाइल्यूट, इसको मत भूल जाना। अगर यहीं पर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह केवल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेता तो बेटा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। क्यों, क्योंकि सर H पॉजिटिव आयंस रिलीज होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एक्वस मीडियम नेसेसरी चाहिए। That's why we write the dilute sulfuric acid, and after the proceeding reaction we get FeSO4 ferrous sulfate as a salt with the elimination of hydrogen gas। ठीक है, याद रखना एक चीज को कि जितने भी क्या है एसिड्स हैं वो सब क्या करेंगे, एक्टिव मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बनाई है नीचे भी होती है बेटा, यहाँ से आपने देखा होगा इस हाइड्रोजन से नीचे क्या क्या आता है, कॉपर आ जाता है आपका, है ना, लेड ऊपर आएगा, और क्या आता, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। तो यानी ये जो चीज है याद रखना कि इन एसिड्स के साथ में वही मेटल रिएक्ट करेंगी जो इस हाइड्रोजन पैरामीटर के अबाउट द लेवल हो, जिनकी एक्टिविटी इस हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है इन एक्टिविटी सीरीज। ये बात याद रखना, हमेशा इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे चले, तो आपने क्या देखा, Fe, याद रखना हमने कहा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है Fe।
ठीक है। Fe क्या पड़ता है, हाइड्रोजन से ऊपर जाता है, ठीक है। तो वही क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर पाएंगे। उससे नीचे के जो क्या होंगे, जो कम रिएक्ट होंगे किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो मेटल होती हैं वो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं करती विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स। याद रहेगी बात, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को भी आप नोट डाउन करते चले। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन आती है एसिड्स की, वो क्या आती है बेटा, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, जानते हो, मेटल ऑक्साइड्स यानी वे ऑक्साइड्स जो मेटल्स के ऑक्सीडेशन के बाद बने हों। फॉर एग्जांपल आप कई एसिड जानते हो जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और एक आधा और बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और कई सारे होते हैं। ये बस एग्जांपल के तौर पे देने को था आपका कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनके साथ एसिड्स रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सेकंड टाइप में एक एग्जांपल लिखा है, उससे पहले इसको पढ़ लीजिए। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी यहाँ पर, क्या, व्हेन एसिड रिएक्ट विद a known compound but form as a product salt and water, that time this reaction is said to be, याद होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इनको, ठीक है। जिनमें एसिड्स किसी कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स प्लस वाटर बनाते हैं, उन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कही जाती है। और वो अननोन सब्सटेंस क्या कहलाता है बेटा, बेस कहलाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक बात याद रखने की, यहाँ से एक बात निकल के आई इंपॉर्टेंट, क्या कि when this metal oxide react with acid form a salt, ये बेटा कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और क्या हुआ बेटा, वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है इस रिएक्शन में। हमें क्या पता, सॉल्ट एंड वाटर एलिमिनेट हो रहा है, और हमने कहा कि रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो हमें याद होना चाहिए when reaction, कौन सी, neutralization reaction occur, then the two types of reactant is necessary, one is acid and second is base। so that's why हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये जो क्या होता है बेटा, मेटल ऑक्साइड होता है, ये कैसी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए एसिड बेस रिएक्ट टू ईच अदर ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। याद रहेगी बात। तो ये आपके पास क्या दिखाई दे रही है, आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाई दे रही है। आप इसके लिए कुछ और भी ले सकते हो बेटे, ZnO ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो एसिड के लिए, है ना, कोई भी एसिटिक एसिड ले सकते हो, फॉर्मिक एसिड ले सकते हो। तो इसी प्रकार से होंगे बेटे। देखिए मैं सारी रिएक्शन लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है, आपको पता है, आपने जब इनको पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा होगा, और जब मैंने पढ़ाया आपको, तो बेटा वहां पर ये सारी रिएक्शंस मैंने प्रोसीड कराई हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैंने एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप बहुत सारी मल्टीपल टाइप की रिएक्शन अपनी प्रैक्टिस में जरूर नोट डाउन करें, उसी से आपको पता चलेगा। हाँ ये सच्चाई है, ये मैं बता दूं कि आपका सिलेबस जो है वो यही है, क्वेश्चन आएगा यहीं से, इट इज 100% कंफर्म। सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या ये पता हो गया सर मुझे, क्या है, व्हेन metal oxide react with acid always form salt with the elimination of water, and the type of metal oxide is always is basic nature। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर कोई सा मेटल ऑक्साइड आ जाए आप रिएक्शन प्रोसीड आराम से इजीली कर पाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको एक एग्जांपल पता होगा, NaCO3 या Na2CO3, Na2CO3 जो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। एक और पता होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल, इसी में हम क्या करते हैं, H को इन्वॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है बेटा, CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं। मेटल कोई भी हो सकती है, पोटेशियम हो सकती, सोडियम हो सकती, कैल्शियम हो सकती, कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिया है, उससे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट टाइम व्हाट विल हैपन। हम आगे बढ़ते हैं। बोथ कौन बेटा, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोथ विद एसिड रिएक्ट विद एसिड, इवॉल्व CO2 गैस एंड फॉर्म सॉल्ट।
याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। आते हैं एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। हमने कहा जैसे वही आ गया जो हमने एग्जांपल के तौर पे कहा भी Na2CO3 क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है सॉलिड फॉर्म। और हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप ध्यान से बार बार नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया एक्वस, और ये क्यों किया है ये आप भली भांति जान चुके हैं। क्या जब भी हम एसिड्स लेंगे किसी के रिएक्शन के साथ में तो एक्वस फॉर्म होनी चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा एसिड H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा और रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों रिएक्टेंट लिए, हमारे पास एक सॉल्ट बन के आया जिसका नाम क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड इवोल्व द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, याद रखना सभी मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व करेंगे। दूसरा देख लेते हैं क्या, यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया मैंने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही इसके नाम है, दोनों ही कह सकते हैं। H2SO4 यहाँ पे हमने एसिड चेंज किया है, कौन सा एसिड लिया हमने, H2SO4, कोई भी ले सकते हैं बेटा। हमने अगर देखा हो एसिड्स की भी कैटेगरी होती है, हम आपने देखा होगा सुना होगा क्लासेस में कि रिएक्शन में जब हम एसिड्स यूज करते हैं दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ये आपको वहां पे पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, ये हम अपने पूरे वर्ष में पढ़ ही पाए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे एक लाइन में बताना चाहूं तो ये बता सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज व्हिच रिलीज मैक्सिमम प्रोपोर्शन या मैक्सिमम क्या आयंस, जो रिलीज करते हैं एक्वस मीडियम में वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो कम एक्सटेंट में यानी लेस एक्सटेंट में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वो क्या कहते हैं बेटा, वीक एसिड। आगे बढ़ जाते हैं। H2SO4 ये अपने आप में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया और क्या मिला, Na2SO4। Na2SO4 stands for the sodium sulfate with the elimination of 2 molecules of water and 2 molecules of carbon dioxide gas। ये दोनों भी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। तो हमने एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी देख ली या तीसरी एक्शन देख ली। अब हम बात करते हैं किसकी, बेसिस की। बेटा एसिड्स में यही जो मैंने आपको बताई है प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको बताई क्या क्या, दे आर सोर इन टेस्ट। दूसरी क्या बताई कि इंडिकेटर्स के साथ क्या बिहेव करते हैं। तीसरी बात क्या बताई कि एक्वस मीडियम में क्या रिलीज करते हैं। ये चीजें जान लीजिए। उसके बाद हमने क्या, एक्शन विद मेटल, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नेसेसरी है, इनको आपको पता होना एसिड्स के रिगार्डिंग नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। अब बात करते हैं शॉर्टली बेसिस पर आते हैं। जिस प्रकार से हमने जाना एसिड्स को, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, वे कंपाउंड, द कंपाउंड या सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज वन और मोर हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस इज स्टैंड्स फॉर द सिंबल OH नेगेटिव या OH माइनस, ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड बेसिस। वे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। बेटा बेसिस में भी क्या होता है, एक छोटी सी कैटेगरी बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखी है पर मैं बता देता हूँ कि बेसिस में भी क्या होता है, एक कैटेगरी है। उन बेसिस को, जो बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, एल्कली कहलाते हैं। ये वर्ड मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि आपने बताया ना कि हमें बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो एल्कली क्या कहते हैं, उनको एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एल्कली, क्या, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, ये लार्ज एक्सटेंट में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है बेटा, बेसिस है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बेटा, यहाँ पर ये दोनों जो है जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होते हैं, यानी इनकी जो एक्सटेंट होती है ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वो थोड़ी कम होती है, बट एज कंपेयर टू NaOH KOH ये क्या होते हैं बेटा, एल्कलीज कहे जाते हैं। यहाँ पे एल्कली कौन कौन कहोगे बेटा, NaOH KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं।
ये लार्ज एक्सटेंट में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। आगे बढ़े, बाकी और भी करते हैं, वो कम में करते हैं, सभी बेसिस नहीं करते। याद रखना, सभी बेसिस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सुना हो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH, फेरस FeOH ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड है। और कौन सा हो सकता है बेटा, कॉपर CuOH ट्वाइस, ये क्या है बेटा, ये एल्कलीज नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये इजिली हाइड्रोक्सिल आयन इनटू द एक्वस सॉल्यूशन रिलीज नहीं करते। आगे बढ़े, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा बेस, तो आपने क्या पढ़ा, अब ये एग्जांपल जो हमने दिए वो बेसिस के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ी है, इसी प्रकार से हम जानेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेटा याद रहे, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी बेसिस। जैसे हमने कहा था टेस्ट के आधार पर एसिड्स कैसे थे बेटा, खट्टे। तो याद रखना बेसिस कैसे होते हैं, स्वाद के आधार पर कड़वे होते हैं, हल्के से कड़वे कसैले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा हो आंवला खाया, आंवला कसैला होता है, कड़वा होता है ना। बिटर आलमंड कड़वा होता है, बेसिक नेचर होती है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिटर्जेंट, साबुन, ये भी क्या होते हैं, NaOH KOH है ना। ये तो सोडियम, जैसे कि एक आपने पढ़ा कास्टिक पोटास है ना, किसे कहते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, एक है NaOH। ठीक है, तो याद रखना ये सब क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। और साबुन को अगर कभी आपने टेस्ट किया हो तो कैसी होती, कड़वी सी होती है, टेस्ट मत करना, ठीक है, हार्मफुल होती है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बेसिस जो होते हैं बेटा स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट वाइज कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। याद रहेगी बात। और कैसे होते हैं, जब इनको टच किया जाता है बेसिस को तो ये कैसे होते हैं, जैसे आपने देखो सॉपी, जैसे साबुन में झाग होता है ना, मुलायम होते हैं, स्मूथ होते हैं, तो सॉपी टच यानी साबुन के जैसे झाग होते हैं उस प्रकार से इनका फिजिकल टच होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को बेटा। चलेगा, तो याद रखना बेसिक हमने क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे ऑलवेज, सभी नहीं कुछ, मैंने बताया था कि कुछ बेसिस जो होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, आर कॉल्ड बेस और एल्कली। ठीक है, उसी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व एंड नॉट क्या बेटा, रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन एल्कलीज। मैंने फॉर एग्जांपल अभी बताया आपको, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं बेटा, नॉन एल्कलीज होते हैं। ठीक है, एक चीज और, जैसे हमने कहा था कि इनको इंडिकेटर के आधार पर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, तो ऐसे ही क्या होते हैं, वो सभी इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे मैंने इंडिकेटर्स, आपको बताना, लिचन या लिटमस, लिचन से प्राप्त होने वाले कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, लिटमस, दूसरा क्या बता, टर्मरिक, तीसरा क्या बता, फिनोल्फ्थालीन कलरलेस, चौथा क्या बता था, मिथाइल ऑरेंज। यही सब यूज किए जाते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ बेसिस आल्सो। यानी ये थोड़ा क्या करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल बेस है, बेस जब लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देते हैं, एसिड कौन सा दे रहे थे, रेड कलर, बेस कौन सा देंगे बेटा, ब्लू कलर देंगे। लिटमस सॉल्यूशन के साथ जो बेसिस होते हैं वो ब्लू कलर शो करते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। उसी प्रकार से फिनोल्फ्थालीन भी होते हैं, फिनोल्फ्थालीन कौन सा कलर देते हैं बेसिक मीडियम में, वो देते हैं पिंक कलर। मैंने आपको बताया था जब मैंने एसिड समझाया था, ये चीजें याद कर लेना और इनको कहीं पे लिखते रहना बेटा, क्योंकि भूल जाती हैं चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से सारे इंडिकेटर होंगे वो डिफरेंट साइड काइंड्स के कलर्स देंगे बेसिस के साथ में और एसिड्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग इज एक्शन विद मेटल्स। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एक्शन विद मेटल्स इन एसिड्स, एक्शन विद मेटल्स इन बेसिस। ध्यान से पढ़ना, सम मेटल्स लाइक Zn, tin, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। अभी बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सटेंट में क्या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं। तो ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH KOH के साथ में करते हैं, तो बेटा क्या होता है, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। याद रहेगी बात, याद रखना ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो कुछ ही एल्कली या फिर कह लो कि कुछ ही बेसिस होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, सभी नहीं करते।
ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये चीजें दी गई हैं किताब में, और वहां पे कुछ लिमिटेड एग्जांपल दिए जो मैंने आपको यहाँ पर तीनों राइट अप कर दिए। जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ठीक है, यही मेटल क्या करती हैं बेटा, बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। आगे चले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, Zn जिंक, मेटल ली, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस, याद रखना जैसे एसिड्स में हम क्या कर रहे थे, डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे थे, बेसिस में भी क्या करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन की नीड होगी। तो दैट्स व्हाई वी नीड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Zn मेटल एंड फॉर्मेशन ऑफ Na2ZnO2 एक्वस। ये क्या बना बेटा, सॉल्ट, अभी तो बताया सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेटा इसका नाम बता सकते हो क्या होता है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम होगा बेटा इसका, सोडियम जिंकेट। बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। सोडियम जिंकेट कंपाउंड इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रिएक्शन विद मेटल विद बेस। आगे बढ़ते हैं, एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। याद रखना हमने जब एसिड में किया वहां पे हमने क्या किया, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा आपको, अब हमें पता है सर जो मेटल नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल है। फॉर पढ़ लेते हैं, बेसिस रिएक्ट विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड SO3 एटसेट्रा, कुछ और भी हो सकते हैं नॉन मेटल्स, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये याद आते ही तुम्हें एक चीज दिख जानी चाहिए कि सर सॉल्ट एंड वाटर ये हमें क्या मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन किसकी है सर, बेस की रिएक्शन है। अब याद आना चाहिए, व्हेन बेस इज रिएक्ट विद अ कंपाउंड, अननोन कंपाउंड, एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कौन कौन से प्रोडक्ट है, सॉल्ट एंड वाटर, दैट टाइम दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है देन इट इज नेसेसरी क्या, कि जो रिएक्टेंट होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक एसिड होगा और एक बेस होगा। तो सर इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि जो हम बेस ले रहे हैं, जिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, उसकी नेचर कैसी है बेटा, एसिडिक है। क्योंकि हमें पता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर देन ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिमिटेड टाइम है इसलिए मैंने कुछ नेसेसरी और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन्हीं को मैंने यहाँ पे राइट अप किया है। लेकिन याद रखना आपको इन चीजों को यानी कि प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स या फिर प्रैक्टिस पेपर से लगानी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम उस पर बात करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, आपके जो सिलेबस में वो आता है पीएच स्केल। ठीक है, मैं उस पीएच स्केल को अब समझाता हूँ, जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से उसको कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है, ग्राफ बनाया है, किसके लिए, पीएच के लिए, पीएच स्केल के लिए, है ना। देखिए पीएच स्केल पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ होता है जिस पर मार्किंग होती है मैथमेटिकल डिजिट की, कहाँ पर 0 से अप टू 14। हम इसी आधार पर देखें कौन से जो एसिड्स होंगे, जो बेसिस होंगे, और जो एसिड और नहीं और ना ही बेसिस होंगे, जो न्यूट्रल स्पीशीज होंगी, वो कहाँ वेरी करेंगे इस पीएच स्केल पर। तो इस स्केल पर हम देखते हैं, हम पाते हैं, मैंने कुछ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के साथ उनकी पीएच जो अप्रोक्सीमेट पीएच होती है वो उसको यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन पीएच स्केल द बेसिसिटी इंक्रीज एंड एसिडिटी विल डिक्रीज। ठीक है, याद रहेगी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जब मैं यहाँ से ग्राफ की यानी पीएच स्केल पर जा रहा हूँ तो बीच में एक मिड वैल्यू आती है 7। याद रखना कोई भी कंपाउंड जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा 7 होगी, क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल स्पीशी कहलाएगा। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर। तो कैसी नेचर होगी इसकी, न्यूट्रल नेचर होगी। किसकी, हमारी क्या होती है, अगर हम अपनी बात करें तो हम कैसे हैं, न्यूट्रल है। जो हमारा पोर्टेबल वाटर होता है, पानी पीने का होगा, उसकी जो पीएच क्या होनी चाहिए इसकी 7, तो तभी वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा 7 से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बैरियर है बेटा बेसिसिटी के बैरियर। इसके बैरियर है बेसिसिटी के, यानी बेसिसिटी अगर हम देखा जाए ध्यान से तो बेसिसिटी इंक्रीज कहाँ से करती है बेटा 7 से। यानी हमने यहाँ पे देखा 7 से इंक्रीज होकर किधर जा रहे हैं, जब हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इज अ कैरेक्टर।
ठीक है, जो सब्सटेंस है उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है कहां, फ्रॉम 7 to 14। और अगर हम इधर देखें, व्हेन वी गो फ्रॉम 7 to 0 ऑन गोइंग राइट टू लेफ्ट ऑन pH स्केल, देन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इधर राइट से लेफ्ट चलने पर ऑन pH स्केल बेसिसिटी क्या हो रही है, सॉरी एसिडिटी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ चीजों की बेसिसिटी और कुछ चीजों की एसिडिटी लिखी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट आउट किया किसको, 6.5 किसकी pH स्केल है बेटा, pH वैल्यू किसकी है, मिल्क जो हम पीते हैं उस मिल्क की pH वैल्यू क्या है बेटा, 6.5। थोड़ा सा कैसा होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। मैंने बताया ना 7 से जैसे ही नीचे जाएगा तो क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह 7 पर न्यूट्रल होगा, और जैसे ही 7 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मिल्क हल्का सा कैसा होता है बेटा, एसिडिक हो जाए। हम उससे और आगे चलेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, यहीं पर मैंने एक मिड वैल्यू और रखी है, विनेगर, सिरका। आप हम जानते भी है, इसको हम डोमेस्टिक पर्पज से खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका हम अगर हम केमिकल नेम जाने तो क्या केमिकल नेम क्या होता है इस विनेगर का, एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि pH वैल्यू ऑफ विनेगर इज फाइंड आउट 3 ऑन pH स्केल। तो क्या हुआ बेटा, ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया। एज कंपेयर टू मिल्क इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर लगभग 2.2 अप्रोक्सीमेट बेटा किसकी आ जाती है, जिसे आपने सुना लेमन, संतरा या फिर नींबू है ना, ऑरेंज और जो नींबू होते हैं उनकी बेसिसिटी और एसिडिटी और भी ज्यादा होती है। तो लेमन की यहाँ पे क्या एसिडिटी, और भी 2.2 अप्रोक्सीमेट एसिडिटी किसकी होती है, लेमन की होती है। और भी देखा ना कितना खट्टा सा लगता है नींबू, है ना, तो किसके कारण लगता है, एसिडिक नेचर के कारण लगता है। हमने कहा था ना, हमने पढ़ा था भी एसिड्स में, एसिड्स आर कैसे, सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। और आगे बढ़ते तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी pH वैल्यू क्या है बेटा, 1 0 है, तो वो लगभग किसकी होगी, 1 मोल कंसंट्रेशन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्या होगी बेटा, एसिडिटी, ये pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। इधर बढ़ते हैं अपनी तरफ, pH स्केल पर कहां की तरफ, बेसिक की तरफ। हम देखते हैं क्या 7.5 इज अ pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन सलाइवा। आपने जाना होगा, सुबह देखा होगा, सुबह उठती सब खाली पेट पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्यों, क्योंकि सुबह के वक्त हमारी जो सलाइवा होती है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है बेटा, और ज्यादा इंक्रीज होती है। सामान्य रूप से तो लगभग 6.5 से 7.5 होती है, लेकिन सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं उस समय ये pH वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8.2 तक चली जाती है, और ज्यादा बेसिक नेचर की होती है। इसीलिए हम पानी पीते हैं तो सलाइवा पानी के अंदर डिजोल्व होकर कहां चली जाती है, पेट में। और हमारे पेट में जो हमने खाना खाया, दिन भर का खाना खा रखा है, एसिड्स वगैरह बने हुए, एसिड्स से तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उस सारे एसिड्स को न्यूट्रलाइज कौन करता है, ये जो सलाइवा घुला हुआ पानी होता है वो सारा अंदर वॉश कर देता है किसको, उस एसिड को। ठीक है, इसलिए सुबह सुबह पानी पीना बहुत ज्यादा अहम होता है, लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो आप भी पिया कीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स है बेटा, इन चीजों को देखिए, साइंस हो चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, वो तब तक अर्थहीन है जब तक उसको आप अपनी लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग ना करें। जो कर सकते हैं तो स्टडी है, अगर पढ़ी है आपने। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सलाइवा के बाद आ जाता है सी वाटर। आपने सुना होगा समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, बिकॉज ऑफ many harmful minerals are dissolved in sea water. That's why the basicity of sea water is increased as 8.5. 8.5 was a pH value of sea water. ये ज्यादा क्या खारा होता है ना, कहते हैं ना कड़वा पानी है किसका, समुद्र का, इसलिए पीने योग्य नहीं होता, डेथ भी हो जाती है इंसान की, बहुत ज्यादा pH वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं, 10.5 किसकी है, एक लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल, इनो। जो हम क्या करते हैं, तो बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है हमें, हमने अब खाना खाया, बहुत ज्यादा अनसंट खाना खा लिया और उसमें हमने बहुत ज्यादा तले हुए फास्ट फूड आइटम्स खा लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा एसिड बन जाता है, क्या करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब एसिड ज्यादा बन जाता है तो हमें इरिटेशन फील कराता है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं उस समय, इनो। कोई क्या लेते हैं, अगर इनो तो आपके समय में चलिए, उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। उसको पीने पर हमारे इंटरनल यानी पेट के अंदर जो एसिड्स बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम रिलीफ फील करते हैं। pH वैल्यू व्हेन गो फॉर 14, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम pH वैल्यू क्या है बेटा, 14, जो किसकी होती है, 1 मोल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ पावरफुल बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी
सिलेबस में आगे बढ़ते, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। बेटा एग्जाम्स में कई बार क्या कहता है, कुछ रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट आपके सामने बन के आता है, पूछ लेता है कि इसकी पीएच क्या है ना, ये पूछ लेता है। और पीएच एग्जैक्ट पीएच नहीं पूछता, वो पीएच का लेवल पूछता है कि बिलो द 7 है, अबाव द 7 है और 7 पीएच वैल्यू है, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3COH, ये क्या है बेटा, एक इसका फॉर्मूला एथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड। अभी अभी लिखा था हमने विनेगर, इसी का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, एसिटिक एसिड। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी क्या आया था हमारे पास, NaOH, चलो इसी को ले लेते हैं, NaOH। इन दोनों ने रिएक्शन की और क्या बना लिया बेटा इन्होंने, बताओ क्या बना लिया इन्होंने यहाँ पे, CH3COO Na प्लस बताएंगे क्या होता है, H2O। आपको याद होना चाहिए सर, आप वही कर रहे हो क्या, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, एसिड बेस रिएक्ट टू ईच अदर ऑलवेज फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट की क्या पूछ रहा है बेटा, पीएच वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी। अब ध्यान रखना ऐसे केसेस में हम कैसे बता सकते हैं, ध्यान रखना यहां पर डिपेंड करता है कि इन एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या है। अभी अभी हमने जाना एसिटिक एसिड विनेगर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखी हुई है ऊपर 3, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या है इसकी, पीएच वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 7। NaOH पीएच वैल्यू क्या है बेटा इसकी, ग्रेटर देन 7 है भाई, 14 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 7। तो याद रखना जब दो रिएक्टेंट ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यू फॉर्म्स अ सिंगल सॉल्ट, ए सिंगल कंपाउंड, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, याद रखना बेटा हमेशा, उसकी वैल्यू भी कैसी होगी बेटा, बेसिक होगी। कैसी होगी, बेसिक होगी। इट मींस पीएच वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 7। याद रहेगी बात, इस बात को नोट डाउन कर लेना बेटा। एक और एग्जांपल करा देता हूं, दूसरा जो इससे पीएच वैल्यू कम हो। फॉर एग्जांपल क्या ले, जैसे कि अब की बार एसिडिक हमें स्ट्रॉन्ग लेना है, क्या बना हमारे पास, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो अभी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। हमारा काम क्या है, केवल यहाँ पे देखने का इसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से, एसिड और बेस में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही क्या होगा, वही नेचर किसकी होगी, इस प्रोडक्ट की होगी। हमने अभी अभी जाना, हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है बेटा, वीक बेस। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड है रिएक्टेंट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट विल बी आल्सो नेचर ऑफ एसिडिक नेचर का होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, एसिडिक मतलब क्या हुआ, पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी। याद रहेगी बात। और जिसकी पीएच क्या होगी बेटा, 7 के इक्वल होगी, वो कैसा होगा बेटा, बताएं कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसे, एक एग्जांपल ले सकते हैं आप चाहो तो। कैसे सर, मैं दोनों ही क्या ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग HCl प्लस NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बना बेटा आपके पास, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या होता है बेटा, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। याद रहेगी। तो इसी साथ साथ हमारा कवर हो जाता है क्या, पीएच स्केल। और हमने पीएच ऑफ सॉल्ट्स भी जाना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्या आपसे दो रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट बना देगा, वो पूछेगा जो प्रोडक्ट आपको बनाया उसकी पीएच कैसी है या फिर उसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है या नेचर है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम ये देख के, ये डिटरमाइन करके कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस स्ट्रॉन्ग है, उस बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एसिडिक हो, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, लाइक अ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम किसकी तरफ, सॉल्ट्स की तरफ। सॉल्ट क्या नाम है इसका, सॉल्ट। यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो सॉल्ट्स हैं बेटा वो आते हैं आपके, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नेम्ड बाय, या कॉमन नेम या कमर्शियल नेम कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है। द सेकंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड वन इज बेकिंग सोडा, आफ्टर दैट बेकिंग पाउडर। हम इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी,
सोडियम हाइड्रोक्साइड which is have the molecular formula NaOH and also known by the name caustic soda। ये हम जानते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हम सोडा प्रिपरेशन करते हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन करते हैं, तो सॉल्ट में क्या होता है बेटा, आपको केवल दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक उसकी प्रिपरेशन मेथड, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। द सेकंड वन इज यूजेस ऑफ सॉल्ट, यानी उस सॉल्ट के जो यूजेस हैं, जो उसके अनुप्रयोग है ना, उन सब चीजों को याद रखनी है और यहीं पे हम इनको करेंगे शॉर्ट में। इसको बनाने की विधि क्या है बेटा, ये कैसे हमने पता होना चाहिए आपको। अभी अभी पढ़ा हमने एसिड्स और बेस, ये क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। जब ये दोनों आयंस रिलीज करते हैं तो इनमें आराम से इजीली क्या हो सकता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर NaOH की जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही की जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे कि हमने जाना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रिपरेशन मेथड है वो क्या होती है बेटा, वह कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ concentrated solution of sodium chloride, which is also named known by the brine solution। नमक का पानी, जो साधारण नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, उसके पानी को क्या कहते हैं, हम ब्राइन कहते हैं। तो उस सॉल्यूशन में अगर हम क्या कर देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं, तो वहां पर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में हमें क्या बनकर तैयार हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए देखिए, बाय द केमिकल रिएक्शन हमने लिखा एक रिएक्टेंट NaCl which is common salt, you know very well। aqueous solution ले लिया बेटा हमने इसका, और हमने क्या किया, पानी लिक्विड फॉर्म में, वाटर हमने क्या लिया, एक एज अ सॉल्वेंट ले लिया हमने। और आपने सर अभी अभी बताया कि इसमें क्या फ्लो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कर देते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है बेटा, ऐसा करने पर सर यहाँ पर एक रिएक्शन प्रोसीड होती है और उस रिएक्शन में हमारा क्या बन जाता है बेटा, हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्या होती है बेटा, H2 हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, प्लस Cl2 सर क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होती है। ठीक है, अब इसको ये रिएक्शन हम कर बेटा बैलेंस कर लेना। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, NaOH हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, हमारे पास OH। बेटा एक काम कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, Cl2 है ना बेटा, तो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई NaCl बाय 2 एंड ये हो गया, तो Na हो गया, तो Na यहाँ पर हो गए हमारे। ठीक है, अब हमारी रिएक्शन शायद कंप्लीट हो जाती है और ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, सर ये हमारा बन जाता है क्या, अभी बताना इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कास्टिक सोडा। ये हमारा सॉल्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, प्रिपरेशन मेथड है। अब इसके क्या आ जाते हैं, यूजेस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, यूजेस आ जाते हैं इसके। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट में क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सॉप्स। ठीक है, तीसरा यूज क्या होगा बेटा इसका, एक और इंपॉर्टेंट यूज होता है, ये रिफाइनिंग, एज ए रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, एज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, एक और आता है, देन कम्स सेकंड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर विच हैव द फॉर्मूला, क्या होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, ये होता है द C। दूसरा क्या आ जाता है बेटा, बेकिंग सोडा। ये बेटा याद रखना, ये आपके सिलेबस में है, ये आना बहुत ज़्यादा तय है, बेकिंग सोडा।
एंड बेकिंग सोडा हैज ए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। एंड डी बेटा एक और होता है बेकिंग सोडा के बाद एक और आता है आपका सॉल्ट, आई थिंक बेकिंग पाउडर सॉल्ट, यस। ये क्या होता है बेटा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे होता है बेटा, ये समझ लीजिए, बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग पाउडर, बेटा बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को जब एसिडिफाइड कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है बेटे, बेकिंग पाउडर बन जाता है। जैसे कि हमने कहा NaHCO3, जब इसको ऐड किया जाता है किसके साथ, टार्टरिक एसिड, बेटे खाने योग्य एसिड, एडिबल एसिड होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इसके साथ ऐड किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, इसके भी यूजेस, इसकी यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर आपको पता होना चाहिए, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल तो बहुत सारी एडिबल थिंग्स होती है, जैसे ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, केक बनाने में इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर ही तो होता है। जो स्वीट मेकर हलवाई यूज करते हैं, है ना, जैसे आपने देखो छोले भटूरे, भटूरे बनाते हैं, भटूरे बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है ना, यही सब चीज़ होती है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है क्या, एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है। जब एसिडिटी हो जाती है तो वहां पर भी क्या प्रेफर किया जाता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को वहां पर भी लिया जाता है एज एंटासिड, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, एक बेस है। उसके बाद क्या करता है बेटा, बेकिंग पाउडर। चलिए इसके साथ साथ बस आप जो सॉल्ट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपके। एक वॉशिंग सोडा होता है आपका, वॉशिंग सोडा भी आता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आप जानते हैं एज ए डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इनके यूजेस है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक एक आप सभी इन सभी सॉल्ट्स की आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन हाँ जो जो इम्पोर्टेंट पहलू है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर जो आज हमने चर्चा की, कुछ चीजें मैंने आपको बताई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन चीजों को आप मेमोराइज रखिए और नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब समय नहीं है बेटा इधर उधर भटकने का, ये समय इधर उधर भटकने का नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया है, ये केवल एक व्यू है, ओवरव्यू है इस चैप्टर का, लेकिन ओवरव्यू से काम नहीं चलना, यहां पर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क की आवश्यकता है। लेकिन अब समय है आपकी प्रैक्टिस का, याद रहे आपकी प्रैक्टिस ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बस एक आग्रह है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में अगर आपको इस चैप्टर के अलावा भी दूसरे चैप्टर्स की भी ऐसी एक कंपाइल्ड वीडियो चाहिए जिसमें हमने एक समराइज किया हो पूरे चैप्टर को, तो उसके लिए आप हमें बताएं इन कमेंट सेक्शन। आप हमें कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर की आपको आवश्यकता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है बाकी 3 चैप्टर, उन सब चैप्टर्स की भी अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जहां से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं पूरे चैप्टर का, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो जाए आपके पेपर्स एग्जाम से पहले, और वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।